जो सियासत का ऐसा जादूगर था कि जिस भी पार्टी को हाथ लगा देता था उस पार्टी का मामूली सा पत्थर पारस हो जाता था, यानी कि वो पार्टी चुनाव जीत जाती थी। जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई अलग अलग राजनीतिक दलों को सत्ता के सिंहासन पर बैठाया। जिसे किसी ने ग्लेडिएटर कहा तो किसी ने सियासत का मैजिशियन बताया। जिसने हिंदुस्तान से लेकर यूएन तक में काम किया, बिहार से लेकर अफ्रीका तक में नाम किया। वो जिस भी नेता के साथ आया उसके विरोधियों के रंग पड़ गए फीके। सियासत की दुनिया में उसे कहते हैं प्रशांत किशोर उर्फ पीके। आज अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में कहानी प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को उनके राजनीतिक जादू की वजह से मीडिया ने कई नाम दिए हैं। कोई उन्हें भारतीय राजनीति का ग्लेडिएटर कहता है तो कोई इंडियन पॉलिटिक्स का मैजिशियन। पीके ने बिहार से पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और ट्रेंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर यूनाइटेड नेशंस के लिए भी काम किया है। यूएन के लिए काम करते हुए उनकी पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में हुई। बाद में उनका तबादला बिहार हो गया। कुछ दिनों बाद पीके को यूएन के मुख्यालय में काम करने का भी मौका मिला। पीके ने यूएन के तहत ही अफ्रीका के देशों में काम किया। इसी दौरान भारत के कुछ राज्यों में कुपोषण पर आधारित एक रिसर्च पेपर भी तैयार किया। एक बार प्रशांत के लिए पिताजी ने खाना पीना तक छोड़ दिया था। दरअसल प्रशांत के पिता चाहते थे कि वो आईआईटी करें और फिर अफसर बन जाए। 12वीं के बाद प्रशांत किशोर ने 3 साल पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर ग्रेजुएशन के बाद 2 साल पढ़ाई छोड़ दी। पिताजी धरने पर बैठ गए। फिर किसी तरह प्रशांत हेल्थ सेक्टर में आ गए। प्रशांत किशोर ने खुद बताया, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में आ गया। तबीयत खराब हुई तो कॉलेज छोड़ दिया। मैंने पारंपरिक तरीका नहीं अपनाया। मैंने कोई रूटीन फॉलो नहीं किया। 12वीं के बाद 3 साल पढ़ाई छोड़ दी थी। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल पढ़ाई छोड़ दी थी। पिताजी धरने पर बैठ जाते थे। मेरे पिता ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। मैंने वो सब गलत काम किए जो एक युवा कर सकता है। 12वीं के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी और डॉक्टर के बेटे हैं। किस्मत अच्छी रही कि यूएन में फिर नौकरी मिल गई। राबड़ी जी सीएम थी और बिहार में पोलियो बहुत ज्यादा था। कोई जाने को तैयार नहीं था तो मैंने कहा मुझे ही भेज दो। इंडिया ऑफिस के बाद अमेरिका चले गए। वहां कोई मजा नहीं आ रहा था। इटली के सज्जन ने मुझे अफ्रीका के एक देश में भेज दिया। मेरे पिता बताते थे कि मेरा बेटा अफ्रीका में है तो लोग पूछते थे साउथ अफ्रीका में है, लेकिन वो अलग देश था। पीके आज जो कुछ भी है उसके पीछे वो मानते हैं कि उनकी अब तक की उपलब्धि में उनके पिता का बहुत बड़ा हाथ है। एक इंटरव्यू में उनके पिता के बारे में बात करते हुए पीके कहते हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सीख ये है कि मैं जिस किसी इंसान से मिलता हूँ उसकी अच्छाई को अपनाना चाहता हूँ। ये गुण मुझे पिताजी से मिली है। फिर एक वो भी वक्त आता है जब पीके को अचानक से मोदी का फोन पहुंचता है। गुजरात के सीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी को 2014 में पीएम बनाने में सबसे बड़ी भूमिका पीके की ही थी। पीके मोदी से कैसे मिले, इसकी शुरुआत साल 2011 से होती है। पीके बताते हैं, जब मैं यूएन में नौकरी कर रहा था उस दौरान मैंने कुपोषण पर एक आर्टिकल, एक पेपर लिखा था, जिसके बाद मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आ गया। नरेंद्र मोदी ने मुझे विकल्प दिया कि यहाँ आइए और काम कीजिए। शिकायत क्यों कर रहे हैं? 1-1.5 साल तक बात करते रहे। मैंने मोदी जी से कहा कि ठीक है, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, लेकिन बदले में आप मुझे हायरार्की का हिस्सा नहीं बनाएंगे। मैं आपके साथ सीधे तौर पर काम करूंगा, जिसके लिए मोदी मान गए। प्रशांत किशोर ने मोदी की स्पीच लिखी थी जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुई, लेकिन पीके को मोदी की स्पीच लिखने का मौका कैसे मिला, कैसे ये जिम्मेदारी मिली, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पीके बताते हैं, तुगलक एक पेपर है साउथ में, काफी प्रसिद्ध पेपर रहा है। उसके एडिटर मोदी जी के बहुत प्रिय थे। रामास्वामी के निमंत्रण पर मोदी जी अप्रैल 2011 में जा रहे थे बोलने। उनकी एक टीम थी, बहुत ही क्वालिफाइड लोगों की टीम, जो मोदी के लिए स्पीच लिखती थी। तो मोदी जी के मन में कुछ आया होगा कि उन्होंने बोला कि क्योंकि ये स्पीच पूरी अंग्रेजी में लिखी जानी है तो प्रशांत किशोर को भी इसमें बैठाइए। तो मैं भी बैठा। मैंने भी कुछ लिखा होगा, उनको अच्छा लगा होगा, जिसके लिए उन्हें प्रशंसा मिली होगी। तो मैं उनकी स्पीच लिखने वाली टीम का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे मोदी के लिए काम करते हुए पीके मोदी के काफी नजदीक आ गए। उनकी स्पीच से लेकर उनकी चुनावी रणनीति का सारा काम पीके के हाथों में आ गया। मोदी सरकार की पॉलिटिकल बैटिंग करते हुए पहली बार 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों में प्रशांत किशोर ने खुद को साबित कर दिया और यहीं से 2014 की तैयारी शुरू कर दी। अब की बार मोदी सरकार का नारा प्रशांत के ही दिमाग की उपज है। नारा काम कर गया। भाजपा की बम्पर बहुमत से सरकार आई और मोदी देश के पीएम बन गए।
2014 में बीजेपी में नरेंद्र मोदी के लिए पूरा पॉलिटिकल कैंपेन पीके ने बड़ी चतुराई से संभाला था, जिसमें राजनीतिक रणनीति, तकनीक और सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। भारत में ये इस तरह का पहला प्रयोग था। प्रयोग सफल रहा और मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इसी के साथ पीके का नाम एक बड़े राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर उठने लगा। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो सोशल मीडिया से दूरी बनाए हुए थे। पीके के कहने पर ही मोदी सोशल मीडिया फ्रेंडली हो गए, जिसका चुनावों में उन्हें भरपूर फायदा मिला। 2014 के चुनाव में प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के अभियान के लिए चाय पर चर्चा का अनूठा विचार पेश किया। इस अभियान के तहत मोदी ने देश भर के लाखों लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद किया, जिससे जनता के बीच एक व्यक्तिगत जुड़ाव स्थापित हुआ। चुनाव जिताने में ये एक गेम चेंजिंग फैसला साबित हुआ। प्रशांत किशोर 2014 के बाद पीएम मोदी से अलग हो गए, जिसके बाद कभी हैदराबाद में जगन मोहन रेड्डी को जिताया, तो कभी बंगाल में ममता बनर्जी को, कभी बिहार में नीतीश कुमार को, तो कभी पंजाब में अमरिंदर सिंह को। यानी पीके एक वक्त पर जीत की गारंटी हो गए थे। जिसके साथ भी जुड़ते थे, चुनाव जिता देते थे। बीजेपी से अलग हुए प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार के साथ जुड़ने का किस्सा भी बहुत कम लोगों को मालूम है। प्रशांत किशोर जिस लेटरल एंट्री के मुद्दे पर मोदी से अलग हुए, नीतीश कुमार ने पीके की वो बात मान ली। नीतीश ने बिहार विकास मिशन का गठन किया और प्रशांत किशोर को इसमें शामिल किया, लेकिन पीके जिस व्यापक स्तर पर काम करना चाहते थे वैसा नहीं कर पाए। पीके का नीतीश के साथ जुड़ने का एक कारण यह भी था कि उन्हें पार्टी में नंबर 2 का पद दिया गया। किसी दूसरी पार्टी में ये असंभव था, खासकर बीजेपी और कांग्रेस में। साथ ही प्रशांत की तरह नीतीश भी ये दिखा चुके हैं कि मौका पड़ने पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ काम करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं होगा। नीतीश कुमार के व्यक्तित्व का ये पहलू भी पीके को नीतीश के करीब ले आया। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर दोनों ऐसे शख्स हैं जिन्हें किसी प्रतिबद्धता में बंधना पसंद नहीं। खुद पीके नीतीश से अलग होने पर कहते हैं, नीतीश कुमार से मेरे मतभेद 2 कारण हैं। पहला मतभेद विचारधारा को लेकर था। नीतीश कुमार उन लोगों के साथ हैं जो गोडसे की विचारधारा को मानते हैं। गांधी गोडसे साथ नहीं चल सकते। दूसरा कारण जेडीयू का बीजेपी का पिछलग्गू बनना है। सत्ता के लिए नीतीश जी हर समझौता कर लेते हैं। जानकार कहते हैं कि जेडीयू का एक तबका भी पार्टी में प्रशांत किशोर के बढ़ते दखल से परेशान था। प्रशांत किशोर नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। दोनों के बीच यहीं से दूरियां बढ़ती चली गईं। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को जीत दिलाने में करिश्माई मदद की। ये एक बेहद ही कठिन मुकाबला था, जिसमें बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन पीके की रणनीति काम आ गई और उन्होंने टीएमसी को रोमांचक जीत दिला दी। जिसके बाद राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर पीके का कद और ज्यादा बुलंद हो गया। मौजूदा दौर में प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति में एक ब्रांड बन गए हैं, लेकिन हर कोई इस बात को मानता नहीं। कई लोग उनकी आलोचना इस बात को लेकर करते हैं कि उनकी कोई खुद की विचारधारा नहीं है और वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए काम करते थे। पीके कभी भाजपा का समर्थन करते, तो कभी कांग्रेस का, कभी मोदी के सलाहकार बन जाते, तो कभी नीतीश, तो कभी अमरिंदर सिंह के। इसी वजह से कई लोगों की आलोचनाओं का भी शिकार उन्हें होना पड़ा। पीएम मोदी अपने साथ रहने वाले लोगों का कितना ख्याल रखते हैं, इस बात का अंदाजा 2015 में तब लगा जब पीके के खुद से अलग होने के बाद भी उनकी मां की तबीयत खराब होने पर पीएम मोदी ने उन्हें फोन किया। 2015 में पीके की मां आईसीयू में भर्ती थी। उस वक्त पीके नीतीश के साथ थे और काफी दिनों से मोदी से उनकी बात नहीं हुई थी। अचानक पीएम मोदी का फोन आता है और काफी लंबी बात होती है। पीएम मोदी ने पीके से उनकी मां का हालचाल पूछा और इसके बाद दोनों की कई बार मुलाकात भी हुई। एक इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा जाता है कि मोदी दोबारा बुलाएंगे तो क्या आप जाएंगे? पीके ने जवाब में कहा कि नहीं, हमारी ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो वो स्वागत ही करेंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि गणित प्रशांत किशोर का पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है। आंकड़ों के साथ खेलकर उन्होंने कई सरकारें बनाई हैं। गणित की एक खासियत ये होती है कि आपका जवाब सही हुआ तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, नंबर कटते नहीं हैं। लेकिन अगर आप समीकरण बनाने में या अंकों के उलटफेर में जरा भी चूके तो आपको 0 ही मिलेगा। यहाँ इतिहास टाइप की बात नहीं होती कि 10 नंबर का एक सवाल है, 4 पन्ने भर दिए तो 5 अंक तो मिल ही जाएंगे। प्रशांत किशोर का सारा मेथड गणित के अनुसार ही काम करता है। इसके बाद आता है वो वक्त जब प्रशांत किशोर दूसरे राजनीतिक दलों के लिए काम करना छोड़कर
खुद की राजनीतिक पार्टी का गठन कर लेते हैं। अक्टूबर 2024 में प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक पार्टी जन स्वराज की स्थापना करते हैं, जिसके बाद वो खुद बिहार के चुनाव मैदान में उतर आते हैं। उनका लक्ष्य बिहार की पारंपरिक राजनीति को बदलना और युवाओं को बेहतर भविष्य देना है। पीके के पिता का नाम श्रीकांत पांडे है, जो पेशे से एक डॉक्टर थे। पत्नी जानवी दास असम के गुवाहाटी की रहने वाली हैं और वो भी पेशे से एक डॉक्टर हैं। बिहार के सासाराम के रहने वाले प्रशांत किशोर की शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई। प्रशांत किशोर की शुरुआती शिक्षा बक्सर से हुई है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वो बक्सर से हैदराबाद चले गए। बाद में उन्होंने पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और ट्रेंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करने लगे। तो प्रशांत किशोर राजनीति का वो चेहरा है, वो इंसान है जिसने पहले तो कई सारे दूसरे नेताओं को नेता बनाया, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी तब तक गुजरात के सीएम थे। जिसने नीतीश कुमार को चुनाव जिताया, जिसने ममता बनर्जी को चुनाव जिताया, एमके स्टालिन को चुनाव जिताया, कई सारे नेताओं की नैया पार लगाई। उसके बाद अब खुद जन स्वराज नाम की पार्टी बनाई। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ऐसा गणित का खिलाड़ी जिसने दूसरे नेताओं के लिए भी खूब आंकड़ों का खेल किया, विरोधियों को फेल किया और अब खुद की पार्टी बना ली है, चुनावी मैदान में उतर आए हैं। एक ऐसा नाम है राजनीति में जो हमेशा इस चीज के लिए जाने जाएंगे कि नई तकनीक का प्रयोग करके भी कैसे चुनाव पलटा जाता है, सोशल मीडिया को कैसे एक सियासी हथियार बनाया जाता है। यह दुनिया को पीके ने सिखाया है। अब देखते हैं कि इसका फायदा वो खुद की पार्टी पर कितना ला पाते हैं, कितना उठा पाते हैं और अभी तक दूसरों को चुनाव जिताने वाले क्या खुद चुनाव जीत पाते हैं, यह वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।